हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता ही, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5th बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन के रिलेटेड। देखो, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉपुलेशन के बारे में इंसाइट्स देता है, ये हमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये छोटे सैंपल से बड़े पॉपुलेशन के पैटर्न समझने में मदद करता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। देखो, सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का एक छोटा सबसेट यानी सैंपल चूज किया जाता है उसके करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए। ये पूरा पॉपुलेशन चेक किए बिना कंक्लूजन्स निकालने में हेल्प करता है। एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन में सैंपल डाटा से पॉपुलेशन पैरामीटर्स जैसे मीन या प्रोपोर्शन एस्टिमेट किए जाते हैं। ये सिंगल वैल्यू यानी पॉइंट एस्टिमेट या रेंज यानी जिसे इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं उसके रूप में होता है। अगर मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन के बेनिफिट्स बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है। फर्स्ट बेनिफिट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है जी, ये पूरा पॉपुलेशन स्टडी करने के मुकाबले टाइम और रिसोर्सेज बचाता है। छोटे सैंपल से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंस आती है डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए रिलायबल डाटा देता है। ये डाटा ड्रिवन डिसीजंस को पॉसिबल बनाता है। तीसरा पॉइंट आता है मार्केट इंसाइट्स का। कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड्स के एनालिसिस के लिए मदद करता है। ये मार्केट को समझने में की रोल प्ले करता है। चौथा रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट, असेसमेंट का पॉइंट है। बिजनेस मैट्रिक्स में अनसर्टेनिटीज़ को ये क्वांटिफाई करता है। ये रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल है। अगर एग्जांपल दूं, 2025 में एक इंडियन ई कॉमर्स फर्म 1000 कस्टमर्स का सैंपल लेकर एवरेज परचेज एस्टिमेट करती है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करता है। ऑप्सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। देखो, अब जो हमारा टॉपिक है वो हम कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग और एस्टिमेशन के करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब पूरा ग्रुप जो स्टडी का टारगेट है। जैसे फर्म के सारे कस्टमर्स हो गए, ये रिसर्च का मेन फोकस होता है। अगर मैं आपको सैंपल का मीनिंग बताऊँ, सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट होता है जो स्टडी के लिए चुना जाता है। ये पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होता है। सैम्पलिंग फ्रेम आता है इसमें। अगर मैं आपको सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में बताऊँ, सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट या रूल है जो पॉपुलेशन को डिफाइन करता है जिससे सैंपल लिया जाता है। ये सैंपल सिलेक्शन का बेस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सैम्पलिंग यूनिट की। सैम्पलिंग यूनिट सैंपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक कस्टमर, ये सैंपल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है जी। फिर आता है सैंपल साइज। नेक्स्ट, अगर हम सैंपल साइज को समझें, सैंपल साइज सैंपल में यूनिट्स की संख्या यानी काउंटिंग होती है जो एक्यूरेसी और कॉस्ट को बैलेंस करती है। ये रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब बायस की बात करें, बायस सैम्पलिंग में सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं जो रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 10,000 के डाटा बेस से 500 कस्टमर्स का सैंपल लेकर सेटिस्फेक्शन लेवल एस्टिमेट करना, ये कस्टमर फीडबैक को एफिशिएंटली एनालाइज करता है। अगर सैंपल और पॉपुलेशन पैरामीटर सेम है तो सैंपल पॉपुलेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रूव करता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेम पैरामीटर सैंपल को पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इससे फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करना पॉसिबल होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। देखो, एस्टिमेशन में सबसे पहले पैरामीटर पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक होता है। जैसे पॉपुलेशन मीन, ये पूरा पॉपुलेशन का समरी प्रोवाइड करता है। इसमें अगर स्टैट की बात करें, स्टैट सैंपल का न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक होता है। जैसे सैंपल मीन, ये सैंपल डाटा का समरी देता है। फिर आती है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एक सिंगल वैल्यू से पैरामीटर एस्टिमेट करता है। जैसे सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन, ये क्विक और सिंपल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की। इंटरवल एस्टिमेशन एक रेंज यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल से पैरामीटर एस्टिमेट करता है विद कॉन्फिडेंस लेवल। ये ज़्यादा रिलायबल और डिटेल्ड एस्टिमेट देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सैंपल मीन और कॉन्फिडेंस इंटरवल से पॉपुलेशन मीन सेल्स एस्टिमेट करना, ये सेल्स ट्रेंड के लिए एक्यूरेट इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो करवाने जा रहा हूँ।
प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। देखो, एक गुड पॉइंट एस्टिमेटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि एस्टिमेट रिलायबल हो। इसमें सबसे पहले आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंट एस्टिमेटर सबसे कम वेरिएंस देता है अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में, ये प्रिसाइज और एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है। दूसरी आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर सैंपल साइज बढ़ने पे ट्रू पैरामीटर वैल्यू के करीब आता है, ये बड़े सैंपल्स में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तीसरा आता है अनबायस्ड। अनबायस्ड एस्टिमेटर एवरेज पे ट्रू पैरामीटर वैल्यू के बराबर एस्टिमेट देता है, ये सिस्टमेटिकली ओवर या अंडर एस्टिमेट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ सुनो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, सैम्पलिंग थ्योरी में सैंपल्ड यूनिट्स के स्टैटिस्टिकल मेजर्स के वैल्यूज को स्टैट कहते हैं। ये सैंपल डाटा के न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ लार्ज नंबर सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव होने के बेस हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। उसमें सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हर यूनिट को नॉन जीरो चांस देती है, सिलेक्शन का बायस कम करती है, ये फेयर और रिलायबल सैंपल्स बनाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे बेसिक और फेयर सैम्पलिंग मेथड है, ये बायस फ्री रिजल्ट्स के लिए यूज होता है। अगर डेफिनेशन दूं, हर यूनिट को बराबर चांस मिलता है सिलेक्शन का, ये कंप्लीटली रैंडम और अनबायस्ड होता है। अगर एग्जांपल दूं, डाटा से 100 कस्टमर्स को रैंडम नंबर जनरेटर से चुनना, ये सिंपल और ट्रांसपेरेंट सैंपल प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस की बात करें, अनबायस्ड और इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलायबल रिजल्ट्स देता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम की ज़रूरत होती है, ये रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है। सेकंड आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करती है, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है। अगर मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू इसके बारे में और बताऊं, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करके हर एक से रैंडमली सैंपल लिया जाता है, ये टारगेटेड और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड करती है। अगर एग्जांपल दूं, कस्टमर्स को इनकम लेवल्स लाइक लो, मीडियम और हाई के हिसाब से सैंपल करना, ये डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, सब ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है, ये डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए एक्यूरेट है। यही अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉलेज बहुत चाहिए आपको, ये प्लानिंग में ज़्यादा एफर्ट मांगता है। ठीक है जी, फिर आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक पैटर्न बेस्ड सैम्पलिंग मेथड है, ये सिंपल और एफिशिएंट सैंपल देता है। अगर डेफिनेशन बताऊं, हर kth यूनिट को लिस्ट से रैंडम स्टार्ट के बाद सिलेक्ट करता है, ये रेगुलर इंटरवल्स पे सैम्पलिंग करता है। अगर एग्जांपल दूं, 1000 की लिस्ट से हर 10th कस्टमर को सेलेक्ट करना, ये क्विक और सिस्टमेटिक सैंपल प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल और एफिशिएंट होता है, ये टाइम और एफर्ट दोनों ही बचाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, पीरियोडिसिटी बायस का इसमें बहुत रिस्क है, अगर लिस्ट में पैटर्न हो तो रिजल्ट्स डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, ये जियोग्राफिकली स्प्रेड पॉपुलेशंस के लिए यूजफुल है। डेफिनेशन बताऊं, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करके रैंडम क्लस्टर से सारे यूनिट सैंपल किए जाते हैं, ये लार्ज स्केल सैम्पलिंग के लिए प्रैक्टिकल है। लाइक एग्जांपल, रेंडमली सेलेक्टेड स्टोर्स के सारे कस्टमर्स को सैंपल करना, ये रीजनल डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। एडवांटेजेस बताऊं, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशंस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ये ट्रैवल और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करता है। यही अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर क्लस्टर्स हेट्रोजीनियस हैं तो वेरिएंस ज़्यादा होता है, ये एक्यूरेसी को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करती है, जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मुश्किल हो, ये क्विक और टारगेट डाटा के लिए यूज होती है। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग सबसे आसान और क्विक सैम्पलिंग मेथड है, ये एक्सेसिबल डाटा के लिए यूज होता है। डेफिनेशन की बात करें, इजीली अवेलेबल यूनिट्स को सिलेक्ट करता है, ये फास्ट डाटा कलेक्शन के लिए है। अगर एग्जांपल दूं, स्टोर एंट्रेंस पे कस्टमर्स का सर्वे करना,
ये इंस्टेंट फीडबैक के लिए बहुत यूज़फुल है। एडवांटेजेस की बात करें, क्विक और सस्ता होता है, ये टाइम और बजट कॉन्स्ट्रेंट्स में काम आता है। यही अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, बायस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट मेथड आता है जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग रिसर्चर के एक्सपर्टाइज पे बेस्ड होती है, ये स्पेसिफिक और रेलेवेंट डाटा के लिए यूज़ होता है। डेफिनेशन की बात करें, रिसर्चर के एक्सपर्टाइज के बेसिस पे यूनिट सेलेक्ट करते हैं, ये टारगेटेड इनसाइट्स के लिए है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मार्केट इनसाइट्स के लिए की इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करना, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए बहुत यूज़फुल है। यही अगर एडवांटेजेस की बात करें, टारगेटेड और रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड करता है, ये स्पेसिफिक रिसर्च गोल्स के लिए अच्छा है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, सब्जेक्टिव और नॉन जनरलाइजेबल होता है, ये ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग पर अगर इसका मीनिंग बताऊं, कोटा सैम्पलिंग प्री डिफाइंड कैटेगरीज के बेसिस पे सैंपल को चुनता है, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। एक डेफिनेशन दूं, प्री डिफाइंड कैटेगरी से फिक्स्ड नंबर के यूनिट्स को आपने सेलेक्ट करना है, ये कैटेगरी बेस्ड सैम्पलिंग देता है। अगर एग्जांपल बताऊं, 50 मेल और 50 फीमेल कस्टमर्स का सर्वे करना, ये डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए यूजफुल है। ठीक है जी। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें, कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स के डाटा के लिए अच्छा है। यही अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉन रैंडम होने से बायस का रिस्क होता है, ये फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग रेफरल्स के थ्रू सैंपल बढ़ाता है, ये हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस के लिए यूज होता है। डेफिनेशन बताऊं, इनिशियल सब्जेक्ट्स के रेफरल्स पे डिपेंड करता है, ये निच पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो निच मार्केट कस्टमर्स को रेफरल से आइडेंटिफाई करना, ये रेयर ग्रुप्स के लिए बहुत यूजफुल है। फ़ायदा क्या है इसका, हार्ड टू रीच पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के डाटा के लिए अच्छा है। अगर इसके नुकसान की बात करें, जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है, ये ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। बेसिकली वो अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से ही है। देखो, सैम्पलिंग मेथड्स प्रोबेबिलिटी यानी रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी नॉन रैंडम में डिवाइड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हर यूनिट का सिलेक्शन चांस नोन है या नहीं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक क्वेश्चन था उसमें जो स्नोबॉल सैम्पलिंग था एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, ये रेफरेंस पे बेस्ड होता है, रैंडम नहीं है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग को। ये रहा, देखो अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो, स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है जो हार्ड टू रीच पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। ये निच या हिडन कम्युनिटीज के डाटा के लिए है, छोटे ग्रुप के इनिशियल पार्टिसिपेंट से स्टार्ट होता है जो स्टडी क्राइटेरिया मीट करते हैं। ये सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पार्टिसिपेंट से सेम पॉपुलेशन के दूसरे लोगों को रेफर या रिक्रूट करने के लिए कहा जाता है। ये सैंपल साइज को बढ़ाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, सैंपल स्नोबॉल इफेक्ट से बढ़ता है। ये पॉपुलेशन तक पहुंचने का एक यूनिक तरीका है। स्नोबॉल सैम्पलिंग हर मेंबर को इक्वल या नोन चांस नहीं देता क्योंकि ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च या स्पेसिफिक ग्रुप जैसे सोशल नेटवर्क्स हो गए, सब कल्चर्स के लिए यूज होता है। ये टारगेटेड और स्पेशलाइज्ड डाटा के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन एज क्वेश्चन। ये इसको मैं आपको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन एज क्वेश्चंस। ये वाला मैं आपको क्वेश्चन अब करवाने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। देखो, सैम्पलिंग प्रोसेस डिजाइन करने में की क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इंश्योर करते हैं। इसका जो सही सीक्वेंस है, सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन, फिर पैरामीटर्स, फिर सैम्पलिंग फ्रेम, फिर सैम्पलिंग मेथड और लास्ट में सैंपल का साइज।
ये सही स्टेप्स दिखाता है सैम्पलिंग डिज़ाइन के। सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना, जैसे सारे कस्टमर्स या रीजन के वोटर्स, ये सैंपल का बेस ग्रुप सेट करता है। सेकेंड फिर आता है पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एवरेज इनकम या कस्टमर सेटिस्फेक्शन आइडेंटिफाई करना, ये स्टडी का फोकस और डायरेक्शन देते हैं। फिर आता है सैम्पलिंग फ्रेम बनाने का काम, जैसे वोटर लिस्ट या कस्टमर डाटाबेसेस, ये पॉपुलेशन तक असेस इंश्योर करते हैं। चौथा आता है सही सैंपल मेथड चुनना, जैसे रैंडम, स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर, ये पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बेसिस पे होता है। और लास्ट आता है सैंपल साइज डिसाइड करना स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल या मार्जिन ऑफ एरर, ये रिलायबल रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, वो क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग का ही क्वेश्चन है। देखो, क्लस्टर सैम्पलिंग एक रैंडम मेथड है जिसमें पॉपुलेशन को क्लस्टर्स या एरियाज में डिवाइड किया जाता है। रैंडम क्लस्टर सेलेक्ट करके उनके सारे यूनिट सैंपल किए जाते हैं। सेलेक्टेड क्लस्टर्स या एरियाज के सारे इंडिविजुअल सैंपल में शामिल होते हैं। ये ज्योग्राफिकली स्प्रेड पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है। ये रैंडम सैंपल है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैंपल कहलाता है। ये फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट्स देता है। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन था। देखो, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का बेस होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हर nth एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है जब पॉपुलेशन किसी ऑर्डर में हो। ये रेगुलर इंटरवल्स पे सैम्पलिंग को करता है। ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जो सैम्पलिंग फ्रेम से रेगुलर इंटरवल्स पे एलिमेंट्स चुनता है। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल के रूप में काम करता है। ये रैंडम सैंपल है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैंपल है। ये रिलायबल और अनबायस्ड रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में से। देखो, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए अच्छा है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा में डिवाइड करती है और हर स्ट्रेटम से सैंपल चुनती है। ये पॉपुलेशन के वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस स्ट्रेटा में डिवाइड करती है। ये हर सब ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करती है। ये हर सब ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करती है, समझ गए आपको। ये डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अब एक आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को मल्टीपल स्टेजेस या सब ग्रुप्स में डिवाइड करती है। ये कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। ये डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स वाली पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ये स्टेप बाय स्टेप सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है। अगेन एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही क्वेश्चन है, जस्ट उसका मीनिंग के रिलेटेड ही है। देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन नहीं होता और हर एलिमेंट का नोन चांस नहीं होता। ये रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स के एग्जांपल हैं कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग। ये स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए यूज़ होते हैं जब पूरा पॉपुलेशन असेस करना मुश्किल हो या स्पेसिफिक सबसेट्स चाहिए, तब नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज़ होते हैं। ये टारगेटेड रिसर्च के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें अब सबसे पहला जो आता है कोटा सैम्पलिंग एक नॉन रैंडम मेथड है सैंपल्स चुनने का। ये प्री डिफाइंड कैटेगरी के बेसिस होते हैं। रिसर्चर प्री डिफाइंड कोटास जैसे एज, जेंडर या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इंडिविजुअल्स चुनता है बिना रैंडम सिलेक्शन के। ये स्पेसिफिक ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। इसमें अगर कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग की हम बात करें, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है जिसमें इंडिविजुअल्स को एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे चुना जाता है। ये इजी और क्विक डाटा कलेक्शन के लिए है। रिसर्चर रेडिली अवेलेबल और इजीली एक्सेसिबल इंडिविजुअल्स को चुनता है। ये फास्ट रिसर्च के लिए यूज होता है। क्लास फ्रेंड्स या नीबर से सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड प्रेफरेंस पूछना कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ये इजीली एक्सेसिबल लोगों से डाटा कलेक्ट करता है। रिसर्चर क्लासमेट्स या नीबर जैसे कन्वीनियंट लोगों को चुनता है रैंडम या सिस्टमेटिक अप्रोच की बजाय। ये क्विक फीडबैक के लिए यूजफुल है। जब रैंडम या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल असेस करना मुश्किल हो तब कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज होती है। ये प्रैक्टिकल और लो कॉस्ट मेथड माना जाता है। इसका जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होता है और सैम्पलिंग बायस का रिस्क होता है। ये रिजल्ट्स को पूरा पॉपुलेशन पे अप्लाई करना मुश्किल करता है। ठीक है जी। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के रिजल्ट्स पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते
क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते वक्त कॉशन चाहिए। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग के रिजल्ट इंटरप्रेट करते वक्त आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। ये बायस्ड रिजल्ट्स का रिस्क कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग की, जिसे पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहीं ना कहीं कहा जाता है, या सैंपल पर्पसिव सैम्पलिंग का क्वेश्चन। देखो, पर्पसिव सैंपल एक नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। ये रिसर्चर के जजमेंट पे बेस्ड होता है। पर्पसिव सैंपल में इंडिविजुअल्स को रिसर्चर के जजमेंट या स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे चुना जाता है। ये टारगेट डाटा के लिए यूज होता है। ये उन इंडिविजुअल को चुनता है जो रिसर्च टॉपिक के बारे में नॉलेजेबल या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये स्पेसिफिक इंसाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब एक अगेन कोटा सैंपलिंग में से क्वेश्चन है। देखो, कोटा सैंपल एक नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। ये प्री डिफाइंड कोटास पे बेस्ड होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोटा सैंपल में प्री डिफाइंड कोटास के बेसिस पे इंडिविजुअल्स चुने जाते हैं डेमोग्राफिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये स्पेसिफिक ग्रुप के डाटा के लिए यूज होता है। कोटास के अंदर इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन रैंडम नहीं होता, ये रिसर्चर के चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब एक जजमेंट सैंपलिंग क्या है? देखो, जजमेंट सैंपलिंग में स्पेसिफिक रिस्पोंडेंट्स चुने जाते हैं जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये एक्सपर्टाइज बेस्ड सिलेक्शन होती है। रिसर्चर के जजमेंट के बेसिस में इंडिविजुअल्स या यूनिट्स चुने जाते हैं जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या एक्सपर्टाइज को रखते हैं। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए बहुत यूजफुल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, नॉन सैम्पलिंग एरर्स इन डाटा कलेक्शन कैन अराइज ड्यू टू सेवरल रीजन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, उसके रीजंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहला आता है पॉइंट, वेग डेफिनेशंस यूज्ड इन डाटा कलेक्शन। अगर डाटा कलेक्शन में वेग डेफिनेशन यूज होते हैं तो इनकॉन्सिस्टेंट या गलत रिस्पॉन्सेस आते हैं। ये रिस्पोंडेंट्स के अलग अलग इंटरप्रिटेशन से एरर्स देते हैं। दूसरा, डिफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अगर डाटा कलेक्शन मेथड डिफेक्टिव या पुअरली डिजाइंड है तो एरर्स आते हैं। ये अनरिलायबल सर्विस या बायस्ड क्वेश्चन से होते हैं। तीसरा, रॉन्ग एंट्री मेड इन द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में रॉन्ग एंट्री से डाटा एंट्री एरर्स होते हैं। ये टाइपोस या मिस इंटरप्रिटेशन से इनएक्यूरेसीज आती हैं। चौथा, ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड टू अवॉइड सेंसस स्टडी। देखो, पॉपुलेशन का सिर्फ एक पार्ट ऑब्जर्व करने से नॉन सैम्पलिंग एरर्स का रिस्क होता है। ये सैंपल के नॉन रिप्रेजेंटेटिव होने से बायस देते हैं। ठीक है जी। होप सो ये आपको पांचों रीजन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल स्टैट जैसे मीन प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है जो सेम साइज के मल्टीपल सैंपल से आती है। ये पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। अब CLT की बात करें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि बड़े सैंपल साइज में सैंपल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसी हो। ये स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस के लिए बेस देती है। CLT सैंपल मीन्स के बेसिस पे स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पॉसिबल बनाता है। ये रिलायबल कंक्लूजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप 1 एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखो, जब नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन टेस्ट स्टैट उसे रिजेक्ट करता है तो ये टाइप 1 एरर होता है। ये फॉल्स पॉजिटिव कहलाता है। टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस यानी नो इफेक्ट या नो रिलेशनशिप सही हो लेकिन टेस्ट स्टैट उसे रिजेक्ट करता है। ये गलत सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये फॉल्स पॉजिटिव होता है जिसमें सिग्निफिकेंट अफेक्ट या रिलेशनशिप दिखता है जब रियलिटी में नहीं होता, यानी जो रियलिटी में नहीं होता। जब ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर का रिस्क है। यहाँ पे एक ना केस स्टडी थी। पहली बात तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, उसमें एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, केस स्टडी का मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। देखो, अभिज्ञान शकुंतलम में किंग दुष्यंत जंगल में शकुंतला से शादी करते हैं और उसे रॉयल रिंग देते हैं आइडेंटिटी के लिए। ये रिंग फ्यूचर में उसकी पहचान के लिए होती है, लेकिन शकुंतला रिंग खो देती है जब दुष्यंत से मिलने जाती है।
ये उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने में प्रॉब्लम बन जाता है। जब शकुंतला पैलेस पहुंचती है, दुष्यंत उसे रिंग ना होने की वजह से पहचान नहीं पाते। ये गलत कंक्लूजन का एक एग्जाम्पल है। दुष्यंत का ये गलत डिसीजन टाइप 1 एरर कहलाता है। ये फॉल्स पॉजिटिव का एग्जाम्पल है जिसमें सही हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है या हो जाते हैं। टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव तब होते हैं जब हाइपोथेसिस या डिसीजन गलत एविडेंस के बेसिस पे रिजेक्ट होते हैं। ये इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स का रिस्क प्रोवाइड करते हैं। दुष्यंत ने शकुंतला को रिंग ना होने की वजह से पहचानने से इनकार किया जो उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ था। ये गलत डिसीजन टाइप 1 एरर को दिखाता है। ठीक है जी। रिंग खो जाने की वजह से दुष्यंत ने गलत कंक्लूजन निकाला कि वो शकुंतला नहीं है। ये फॉल्स पॉजिटिव का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में टाइप 1 एरर ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ये गलत सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखाने का रिस्क होता है। इस केस में दुष्यंत ने शकुंतला के वाइफ होने की हाइपोथेसिस को रिंग के एब्सेंस के बेसिस पे रिजेक्ट किया। ये रिंग रिलायबल इंडिकेटर नहीं था, इसीलिए टाइप 1 एरर था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वैल्यू। पी वैल्यू मैक्सिमम सिग्निफिकेंस लेवल है जिसमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिसीजन पॉइंट देता है। पी वैल्यू टेस्ट चैट के एक्सट्रीम या ज़्यादा एक्सट्रीम होने की प्रोबेबिलिटी है जब नल हाइपोथेसिस सही हो। ये नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन एक्सेप्टेंस के लिए यूज़ होता है। ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को मेजर करता है। अब पावर ऑफ टेस्ट की बात करें, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पावर ऑफ टेस्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। ये टेस्ट की एबिलिटी को मेजर करती है। टेस्ट का पावर ट्रू इफेक्ट या डिफरेंस डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। ये टेस्ट के रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को दिखाता है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर के रिलेटेड। ठीक है जी। अब हमारे ना जो अब हम करने जाने हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। उसमें सबसे पहला यहाँ पे कर लेते हैं। देखो जी, स्टैंडर्ड एरर के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट की वेरिएबिलिटी या प्रिसीजन मेजर करता है। ये एस्टिमेट की एक्यूरेसी को दिखाता है। ये सैंपल स्टैट और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच डेविएशन को क्वांटिफाई करता है। ये एस्टिमेट के रिलायबिलिटी का मेजर है। छोटा स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा प्रिसाइज एस्टिमेट दिखाता है। ये सैंपल के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी को बताता है। सैंपल से एस्टिमेट का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये एस्टिमेट की अनसर्टेनिटी को मेजर करता है। ये एस्टिमेट में वेरिएबिलिटी या अनसर्टेनिटी मेजर करता है। सिंपल मैं बता चुका हूँ। ये सैंपल के रिलायबिलिटी को कहीं ना कहीं बताता है। स्टैंडर्ड एरर स्टैटिस्टिकल मेजर है जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन की एक्यूरेसी दिखाता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू काम करता है। स्टैंडर्ड एरर बताता है कि सैंपल मीन कितना वेरी करेगा अगर न्यू सैंपल से स्टडी रिपीट की जाए। ठीक है जी। ये सैंपल के पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन की प्रिसीजन दिखाता है। छोटा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, छोटा स्टैंडर्ड एरर बताता है कि सैंपल पॉपुलेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ये रिलायबल रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन की पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेटर के रूप में प्रिसीजन को मेजर करता है। ये एस्टिमेट के क्लोजनेस को पॉपुलेशन मीन से दिखाता है। यानी छोटा स्टैंडर्ड एरर दिखाता है कि सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के करीब है, जबकि बड़ा स्टैंडर्ड एरर डेविएशन का रिस्क को दिखाता है। ये एस्टिमेट की रिलायबिलिटी को क्लियर करता है। अब इसमें अगेन स्टैंडर्ड एरर का एक क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मीन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बट मैं फिर भी आपको एक बार करवा देता हूँ। देखो, जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ठीक है जी। ये फॉर्मूला है हमारा। ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन के साथ वेरिएबिलिटी मेजर करता है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन सैंपल साइज और बड़ा एन पॉपुलेशन साइज है।
ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर को एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में सेलेक्टेड यूनिट वापस नहीं रखे जाते जो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन देते हैं। ये पॉपुलेशन के लिमिटेड साइज को अकाउंट करता है। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर यानी जो रूट बड़ा एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय बड़ा एन माइनस वन स्टैंडर्ड एरर को एडजस्ट करता है। ये वेरिएबिलिटी को कम करता है जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो। ये फॉर्मूला सैंपल साइज के पॉपुलेशन साइज के करीब आने से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कम होने के अकाउंट करता है। ये एक्यूरेट स्टैंडर्ड एरर देता है। ये स्टैंडर्ड एरर को एडजस्ट करता है फाइनाइट पॉपुलेशन की वजह से रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी के लिए। ये प्रिसाइज एस्टिमेट्स के लिए ज़रूरी है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यानी HA इज इक्वल टू μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 के हाइपोथेसिस के लिए रेलिवेंट है। यानी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बेसिकली μ1 इज इक्वल अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये चीज़ होती है। ये 2 सैंपल मीन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। पॉइंट एस्टीमेट का बेस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन होता है। ये सेकंड एक चीज़ है, ये पॉपुलेशन मीन का एक्यूरेट एस्टीमेट देता है। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस यानी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए ये उससे रिलेटेड होता है। ये 2 साइडेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट का पैरामीटर वैल्यू पॉपुलेशन के मीन के ऑल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होता है। ये पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के रिलेटेड ही है हमारा। देखो, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन सैंपल डाटा से पॉपुलेशन पैरामीटर्स एस्टिमेट करती है। ये पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस देती है। इसमें जो सबसे पहला आता है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट देता है, जैसे सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन। ये क्विक और सिंपल एस्टिमेट होते हैं। फिर आती है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन एक रेंज यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल देती है जो पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करती है विद कॉन्फिडेंस लेवल। ये ज़्यादा रिलायबल और डिटेल्ड एस्टिमेट है। एस्टिमेशन टेक्निक्स सैंपल साइज, वेरिएबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल को कंसीडर करते हैं रिलायबल एस्टिमेट्स के लिए। ये एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सैम्पलिंग और एस्टिमेशन सैंपल डाटा से पॉपुलेशन के बारे में इन्फेरेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। ये एफिशिएंट और रिलायबल रिसर्च के लिए ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स चुनते हैं, जबकि एस्टिमेशन टेक्निक्स पॉइंट या इंटरवल एस्टिमेट्स देते हैं। ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स को समझने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लिमिट थ्योरम और स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज और एस्टिमेट्स की प्रिसीजन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, CLT और स्टैंडर्ड एरर का एक थोड़े से रिपीट करते हैं, उसमें से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बताऊं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैट जैसे सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है जो सैंपल साइज के सारे पॉसिबल सैंपल से आती है। ये पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये एस्टिमेट्स के बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। ठीक है जी, ये सैंपल मीन के अनबायस्ड नेचर को दिखाता है। दूसरा, वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस को सैंपल साइज से डिवाइड करके मिलता है। ये सैंपल साइज के इफेक्ट को वेरिएबिलिटी पे दिखाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पॉपुलेशन मीन CS यानी μ50 करोड़ और वेरिएंस 100 के लिए N25 की सैंपल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 50 और वेरिएंस 4 है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली बताता है। अब बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT की। देखो, डेफिनेशन की बात करें, CLT कहता है कि बड़े सैंपल साइज यानी ग्रेटर देन 30 में सैंपल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कोई भी हो। ठीक है जी, ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। इम्प्लीकेशंस की बात करें, CLT के इम्प्लीकेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ को पॉसिबल बनाते हैं। सबसे पहला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ को इन्फेरेंस के लिए इनेबल करते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लिए ज़रूरी है। दूसरा, ये बड़े सैंपल्स के मीन्स और प्रोपोर्शंस पे अप्लाई होते हैं। ये रिलायबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते हैं।
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फर्म 50 CS ट्रांजैक्शन सैंपल करती है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से, यानी मीन 50 करोड़, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 करोड़। सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, मीन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.414 के साथ। ये CLT का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड एरर। देखो डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो स्टैट की वेरिएबिलिटी मेजर करता है। ये एस्टीमेट के प्रिसीजन को दिखाता है। फॉर्मूला की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, दैट इज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये आपका फॉर्मूला है। ये जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, ये सैंपल मीन के वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करता है। अगर एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 करोड़ एंड 25 के लिए जो स्टैंडर्ड एरर है वो 2 करोड़ होता है। ये सैंपल मीन के प्रिसीजन को दिखाता है। इसके यूज की बात करें, ये सैंपल एस्टीमेट की प्रिसीजन क्वान्टिफाई करता है, ये रिजल्ट्स के रिलायबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के बारे में आपको एक बार मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन देखो, पॉइंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट एस्टिमेशन। देखो डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट एस्टिमेशन एक सिंगल वैल्यू यानी स्टैट से पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करता है। ये क्विक और सिंपल एस्टिमेट देते हैं। अगर एग्जांपल बताऊं, पॉइंट एस्टिमेशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। ये पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए डायरेक्ट एस्टिमेट्स देते हैं। लाइक सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करता है, ये एवरेज वैल्यू का सिंपल एस्टिमेट है। सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करता है, ये कैटेगरिकल डाटा के लिए यूज होता है। अगर एग्जांपल बताऊं, 100 कस्टमर्स के सैंपल का मीन परचेज 500 है, पॉइंट एस्टिमेशन 500, ये पॉपुलेशन मीन का क्विक एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। फिर आता है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन एक रेंज यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल देता है जो पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करती है विद कॉन्फिडेंस लेवल। ये ज़्यादा रिलायबल और डिटेल्ड एस्टिमेट है। अगर मैं आपको इसके फॉर्मूला की बात करूं तो जिसका फॉर्मूला है वो मैं मेंशन कर देता हूं, डैट इज x बार प्लस माइनस जेड डिवाइडेड बाय डैट, जिसमें z कॉन्फिडेंस लेवल का z स्कोर है, जैसे 1.96 फॉर 95%, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करता है। अगर एग्जांपल की बात करें, सैंपल n 100, मीन 500, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, 95% कॉन्फिडेंस के लिए ये प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस इंटरवल का एग्जांपल है। पुट ऑन करने के बाद जो स्टैंडर्ड एरर आएगा वो 5 होता है। ये स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल 500 प्लस माइनस 1.96.5, जो कि सॉल्व करने के बाद 490.2 से लेके 509.8 तक आएगी। ये पॉपुलेशन मीन का रेंज है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन किसकी बात करें, 95% कॉन्फिडेंस है कि पॉपुलेशन मीन 490.2 और 509.8 के बीच है। ये एस्टिमेट की रिलायबिलिटी को दिखाता है। अब एक क्वेश्चन था, वही रिपीट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, उसमें सबसे पहली अनबायसनेस। देखो अनबायसनेस में एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू पैरामीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, रिपीट करो, ये हम ओपन ही कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है जी, जो अनबायसनेस की अगर हम बात करें तो जिसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज वो म्यू के बराबर होगा। ये एस्टिमेट की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। दूसरा एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में सबसे कम वेरिएंस देती है। ये प्रिसाइज एस्टिमेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी में बड़े सैंपल साइज के साथ एक्यूरेसी बढ़ती है। ये रिलायबल एस्टिमेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ये आइडियल एस्टिमेटर का एग्जांपल है। सो होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।